इस अध्याय में हम एल्केन का अध्ययन करेंगे। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन विवर्त श्रृंखला वाले उन हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है जो पूर्णतः संतृप्त अणु होते हैं। इनमें केवल दो प्रकार के बंध होते हैं, कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध। ये दोनों बंध अत्यंत प्रबल होते हैं, अतः एल्केन सर्वाधिक स्थायी व उदासीन कार्बनिक यौगिक होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आयुप्रेसी पद्धति में एल्केन कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनकी क्रियाशीलता कम होने के कारण इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कम और एफिन्स का अर्थ होता है बंधुता, अर्थात कम बंधुता अथवा कम क्रियाशील वाले यौगिकों को नाम पैराफिन कहा गया है। एल्केन नामकरण की 3 पद्धतियाँ प्रचलित है। इसमें पुरानी पद्धति है रूढ़ पद्धति या ट्राइवियल सिस्टम। ये पद्धति वर्तमान में प्रचलित नहीं है। इसके अनुसार प्रारंभ में जो सदस्य खोजे गए थे उस आधार पर इनका नामकरण किया गया है। दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। इसके अनुसार एल्केनों को मेथेन का एल्किल व्युत्पन्न मानते हुए उनका नामकरण किया गया है, अर्थात हाइड्रोकार्बन के सभी यौगिक एल्केन या मेथेन से बने हुए हैं। इसमें एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके अन्य समूह जोड़ने पर उसके व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होते हैं। जटिल शाखाओं वाले हाइड्रोकार्बन का नाम इस पद्धति द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। वर्तमान में सबसे प्रचलित पद्धति है वो है आयुपीएसी पद्धति। इस पद्धति में सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और एल्केन को की शाखाओं को उस मुख्य एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। CH3 समूह मैथिल समूह कहलाता है, CH3CH2 समूह एथिल समूह कहलाता है, CH3CH2CH2 प्रोपिल समूह कहलाता है, या CH3CH3 जिसमें मध्य वाले कार्बन पर कोई समूह जुड़ सकता है आइसोप्रोपिल कहलाता है। यदि हम 4 कार्बन की बात करें तो इसमें एक हाइड्रोजन हटा के N ब्यूटिल समूह कहलाता है, 2 ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल कहलाता है। और यदि हम आइसो ब्यूटिल की बात करें तो इसमें एक आइसोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन समूह हटाकर आइसोब्यूटिल बनाते हैं। इसी प्रकार हम टर्सरी ब्यूटिल या नियो ब्यूटिल भी कहलाते हैं, जिसमें हम एक पेंटेन समूह से एक हाइड्रोजन समूह हटा लें तो इस प्रकार का समूह नियो पेंटिल कहलाता है। इस प्रकार के ये जो समूह हैं ये एल्किल व्युत्पन्न जो कि शाखाओं में और मुख्य एल्केन से जुड़े रहते हैं। एल्केन के निर्माण की विधियाँ। एल्केन का निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एल्केनों तथा अन्य हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें 4 डिग्री कार्बन परमाणु तक के एल्केन पाए जाते हैं। और पेट्रोलियम के कुओं से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक गैस में केवल निम्नतर एल्केन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं। पेट्रोलियम कुओं के पास लाया जाने वाला मोम भी उच्च ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जो कि पेट्रोलियम के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मधुमक्खी के मोम से भी कुछ ठोस एल्केन प्राप्त होते हैं। प्रकृति में जंतुओं तथा वनस्पति के शय से भी मेथेन जैसे निम्नतर एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन को एल्कीन तथा एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा भी बनाया जाता है। जब एल्केन का निकल या पैलेडियम अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में
हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। तो द्विबंध और त्रिबंध पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है और द्विबंध और त्रिबंध एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को साबत्य सैंडरसन अभिक्रिया भी कहते हैं। जबकि यह निकल की प्रेजेंस में होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो एल्कीन एल्केन में परिवर्तित हो जाती है। और यदि प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन से कराई जाते हैं निकल की उपस्थिति में, तो ये प्रोपेन में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार ब्यूटेन में और एथेन में परिवर्तित होते हैं। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है एल्किन के हाइड्रोबोरोनीकरण की अभिक्रिया। ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। एल्किन के हाइड्रोबोरोनीकरण की जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया में हाइड्रोजन उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम होती है। यह अभिक्रिया में हमें टर्सरी प्रोपिल बोरेन प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोजनीकरण कराने पर ये जल से अभिक्रिया करके H3BO3 बनाता है और 3 अणु प्रोपेन के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी हम एल्केन प्राप्त की जा सकती है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है एल्कोहल के अपचयन से। जब भी हम एल्कोहल का अपचयन रेड फास्फोरस HI की उपस्थिति में कराते हैं तो अपचयन कराने पर एल्केन का निर्माण होता है और इसमें एक जल का अणु और आयोडीन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार हम किसी भी एल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन की रेड फास्फोरस HI की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें अपचयन द्वारा एल्केन प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से जब भी किसी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन ZnHgHCl की उपस्थिति में कराते हैं तो यह अभिक्रिया क्लीवेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में CO समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है और एक जल का अणु प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिकों के जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में अपचयन क्लीवेंसन अपचयन कहलाता है। इस अपचयन में CO CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है और ये एल्केन निर्माण की एक अच्छी विधि है। जब भी हम एल्केन की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं तो यह एल्केन निर्माण की एक अच्छी विधि है। इसमें हम यदि गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से कराएं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। यदि हम गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया HCl से कराएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें सक्रिय हाइड्रोजन पृथक होकर एल्केन बनाता है। यदि हम जल की क्रिया ईथर की उपस्थिति में गिन्यार अभिकर्मक से कराएं तो एल्केन बनाता है। यदि हम एल्कोहल की भी क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से ईथर की उपस्थिति में कराएं तो एल्केन बनाता है। और यदि हम अमोनिया की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं तो भी एल्केन प्राप्त होता है। सक्रिय हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया कराई जाती है तो यह अभिक्रिया जेरेविटिनॉफ अभिक्रिया कहलाती है और इसके द्वारा भी हमें एल्केन प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण से कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से भी एल्केन प्राप्त की जा सकती है और इसे प्राप्त करने की 2 प्रकार की विधि है। पहली सोडा लाइम द्वारा भी कार्बोक्सीकरण NaOH व CaO का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों की क्रिया सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन से की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है और एल्केन बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस Na2CO3 की उपस्थिति में बाहर निकलती है। जब भी हम RCOONA या RCOOK यानी सोडियम या पोटेशियम लवणों की कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो Na2CO3 के रूप में गैस बाहर निकलती है और प्राथमिक
हाइड्रोजन एल्केन के साथ क्रिया करके, एल्किल समूह के साथ क्रिया करके एल्केन बनाता है। इसी प्रकार हम एक कार्बन परमाणु कम वाला अर्थात निम्न कर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है कोल्ब विद्युत अपघटन। इस विधि में निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। इस विधि में कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण का विद्युत अपघटन कराते हैं, जिससे एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस व एल्केन प्राप्त होते हैं, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में मीथेन गैस का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि यह अभिक्रिया में दो अणु जो भाग लेते हैं, जब भी RCOO Na की विद्युत अपघटन कराते हैं तो RCOO- प्लस Na प्लस निकलता है। तो RCOO- चूँकि ऋण आवेशित स्पीशीज है, अतः ये एनोड की तरफ आकर्षित होती है और इस COO- में से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और ये RCOO फ्री रेडिकल बनता है। RCOO फ्री रेडिकल में से CO2 गैस का विलोपन होता है, अर्थात एनोड पर CO2 गैस निकलती है और R फ्री रेडिकल क्रिया करके एल्केन बनाता है, जबकि कैथोड पर Na प्लस आयन अभिक्रिया के दौरान मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके सोडियम धातु बनाता है, जो कि जल से क्रिया करके NaOH और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इस प्रकार कोल्ब विद्युत अपघटन के द्वारा, चूँकि इसमें दो अणु भाग लेते हैं, अतः इस अभिक्रिया में मीथेन गैस का निर्माण नहीं किया जा सकता। कार्बाइडों के जल अपघटन से, जब भी हम कार्बाइडों का जल अपघटन करते हैं, बेरियम कार्बाइड का जल अपघटन करें तो मीथेन प्राप्त होती है, या एल्यूमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से भी मीथेन प्राप्त होती है। एल्किल हैलाइड के अपचयन से, एल्किल हैलाइड का अपचयन मुख्य रूप से जिंक CH3COOH या एसिटिक अम्ल से या HCl से, जिंक NaOH से या जिंक कॉपर C2H5OH के सॉल्यूशन से या लाल फास्फोरस HI इत्यादि द्वारा अपचयन होकर एल्केन का निर्माण होता है। जब भी हम एल्किल हैलाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या टिन HCl या NaCH3COOH की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन और HCl या HBr आदि यौगिक प्राप्त होते हैं। यदि हम यह अभिक्रिया जिंक धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो जिंक डस्ट की उपस्थिति में दो अणु भाग लेते हैं और दो अणु भाग लेने के उपरांत दो एल्किल हैलाइड एल्केन में परिवर्तित होकर ZnCl2 बनाते हैं। इस प्रकार हम एल्केन का निर्माण करते हैं। वुड्स अभिक्रिया, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस विधि द्वारा निम्नतर हैलाइडों से उच्चतर एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क E3 विलयन में सोडियम धातु के साथ अभिकृत कराया जाता है तो दो अणु क्रिया करके 2NaX और RR एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणु ईथर के माध्यम में सोडियम से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। जब दोनों एल्किल हैलाइड समूह समान होते हैं तो अभिक्रिया सरल वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया से केवल एक प्रकार का एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया दो क्रिया विधि द्वारा समझाई जा सकती है। पहली अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया है, जिसमें सोडियम मुक्त मूलक NaCl से क्रिया सोडियम धातु एल्किल हैलाइड से क्रिया करके RNa और NaX बनाता है। जब RNa और RX की दोबारा क्रिया होती है तो RR फ्री एल्केन प्राप्त होता है और NaX प्राप्त होता है। जबकि मुक्त मूलक क्रिया विधि के दौरान सोडियम फ्री रेडिकल RX को तोड़ता है और NaX बनाता है और R फ्री रेडिकल दूसरे RX से क्रिया करके X फ्री रेडिकल बनाता है और RR बनाता है। फिर बाद में Na फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल आपस में क्रिया करके NaX बनाते हैं। इस प्रकार ये अभिक्रियाएँ होती हैं। वुड्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों एल्किल हैलाइड अणु भिन्न भिन्न होते हैं तो तीन प्रकार के एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को मिश्रित वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वुड्स अभिक्रिया में यदि भाग लेने वाले दो
समूह एक समान हो, एल्किल हैलाइड के दोनों समूह एक समान हो तो एक ही प्रकार का उत्प्राक प्राप्त होता है। परंतु यदि वो दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड हों तो वुड्स अभिक्रिया के दौरान बनने वाले एल्केन 3 प्रकार के होते हैं और इस अभिक्रिया को मिश्रित वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जब आर एक्स की क्रिया आर डैश एक्स के साथ कराते हैं तो बनने वाला एल्केन आर आर एल्किल हैलाइड, आर आर डैश एल्किल हैलाइड और आर डैश एल्किल हैलाइड, इस प्रकार की अभिक्रियाएं वुड्स वुड्स मिश्रित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कोरेहाउस एल्किल संश्लेषण, इस विधि से उच्चतर एल्केनों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में एल्किल हैलाइड को लिथियम से क्रिया करवाते हैं जिससे एल्किल लिथियम का निर्माण होता है। इस एल्किल लिथियम क्यूप्रस आयोडाइड से क्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करता है। यह संकुल यौगिक एल्किल हैलाइड के दूसरे अणु से क्रिया करके उच्चतर एल्किल में परिवर्तित हो जाता है। जब हम आर एक्स की क्रिया लिथियम धातु से कराते हैं तो हमें आर एल आई एक प्रकार का कार्बधातुक यौगिक प्राप्त होता है। जब इस कार्बधातुक यौगिकों के 2 अणु की क्रिया कॉपर आयोडाइड से कराते हैं तो हमें आर आर सी यू एल आई प्राप्त होता है और आर आर सी यू एल आई की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर हमें आर आर डैश एल्केन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया कोरेहाउस अभिक्रिया कहलाती है।